देखिए कक्षा 10 यूपी बोर्ड भौतिक विज्ञान की तैयारी चल रही। आज भौतिक विज्ञान के अगले लेक्चर की हम बात करते हैं। भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड 2023 लक्ष्य है। अब देखिए इसमें जो भी हम प्रश्न करा रहे हैं वो प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब बता दे रहे हैं कि अगर आपको विज्ञान में डर लगता है तो इस प्लेटफॉर्म से केवल पढ़िए, आनंद कैरियर क्लासेस टाइप कीजिए आप, उसके सभी लेक्चर भौतिक विज्ञान के मिलेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में उसकी परिभाषाओं को हमने वर्णित किया है और क्वेश्चनों की तो जो हल हमने दिया है ना, उसमें क्या सरलता आपको मिलेगी ये आप उसको पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। सरलताएं जो देखिए उसमें मिलेंगे वो बेहद ही आसानी पूर्वक आपको बताए गए हैं कि कैसे वो लगाए जा रहे हैं। चलिए अभी तो बात हो रही कि थ्योरी इसका बता लिया जाए। जो प्रश्न पूछा गया है अब तक उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को हमने जिक्र कर चुका है। अब लघुत्तरी प्रश्न की बारी है। लघुत्तरी प्रश्न के बाद अति लघुत्तरी की बात करेंगे, उसके बाद बहुविकल्पी का होगा, फिर न्यूमेरिकल्स हम शुरुआत करेंगे। चलिए इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि कह रहा है कि उत्तल दर्पण तथा उनके फोकस के बीच वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और आवश्यक किरण खींचिए। कह रहा है उत्तल दर्पण और उसके बीच की स्थिति बताइए। देखिए एक वस्तु कह रहा है रखा गया है उत्तल दर्पण और वस्तु के बीच। पहले तो ऊपर वाला मिटा दे ताकि किरण खींचने में आसान। कह रहा है उत्तल दर्पण यानी उत्तल दर्पण हमने बना लिया। कह रहा है कि जहां से भाई ये तो मुख्य अक्ष हम बना लेते हैं, आपको पता ही होगा। यहाँ पर फोकस कर दिए, यहाँ पर सी कर दिए, प्रकाशिक केंद्र हुआ। इसको हम रंग देते हैं, गलती, इसको हम क्या करते हैं रंग देते हैं अंदर वाला, ये रंग दिया गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पर ही कह रहा है कि यफ और दर्पण ध्रुव के बीच रखा गया कोई वस्तु है यहाँ पर। तो इससे प्रतिबिंब कैसा बनता है उसकी स्थिति बताइए और ये भी बताइए कि प्रतिबिंब किस आकार का बनेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, दो किरणें निकालते हैं। एक किरण तो इससे जाती, एक किरण सी से पास हो जाती है। अब इससे जो जाने वाली किरण है वो टकराने के बाद ऐसे चली जाती वापस। अब ऐसी दशा में जब किरणें टकराकर इधर चली जा रही और एक किरण सीधे निकल जाती है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो इस पार गई हुई किरण है वो किधर से आ रही ऐसा हमें लगता है। देखिए जाएगी नहीं एक्चुअली में, ये तो रिफ्लेक्ट हो गई ना। तो हम देखेंगे कि आखिर में वो किधर से आ रही है, तो देखेंगे इसको भी बढ़ा देंगे, ये भी इधर ही आ रही। अब देखिए ऐसी दशा में यहाँ पर काट दिया ना, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बना। वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है बताइए क्या वस्तु के बराबर है कि वस्तु से बड़ा है। तो कहेंगे वस्तु से छोटा है। तो लिख देना वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अच्छा देखते हैं आगे, आगे प्रश्न की बात करते। लिखा हुआ है अगले प्रश्न में कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में अंतर। कह रहा है जो उत्तल दर्पण है और जो अवतल दर्पण है इन दोनों में आभासी बनता है। इन दोनों में क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इन दोनों आभासी में अंतर बताइए। तो याद रखना इसका सदैव वस्तु से छोटा बनता है, सदैव वस्तु से छोटा बनता है, और इसमें सदैव वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है।
याद रखना, ये जो प्रश्न पूछा गया है कह रहा है अवतल और उत्तल में आभासी प्रतिबिंब दोनों दशाओं में बनता है। तो बताइए इसके आभासी और उसके आभासी में क्या फर्क है। तो उसका आभासी सदैव वस्तु से छोटा बनता है, उसका आभासी सदैव वस्तु से बड़ा बनता है, और दोनों का ही सीधा बनता है, तो कोई अंतर था नहीं। हमसे अंतर पूछा था इसलिए हमने अंतर का जिक्र किया। आपको पूरा समझना, आप पूरा समझ लीजिए। ये प्रश्न आपका आया हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट था, 2013 में आया हुआ था, 2015 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है, इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। सब जगह ये प्रश्न घूमता रहा है, तो आप कर पाए। अगला है क्रांतिक कोण के बारे में बताइए, मिटा देते हैं इसको। अगला भैया इसमें पूछ रहा है क्रांतिक कोण के बारे में बताइए। क्रांतिक कोण, तो देखिए क्रांतिक कोण पहले आपको समझा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई तल है, एक कोई तल है, ट्रांसपेरेंट है ना दोनों तरफ। देखिए ऊपर सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। ऊपर हमेशा सघन, यहां से एक लाइट हमने ऐसे बारा, ऐसे जलाया लाइट। अब क्या किया कि यहाँ पर नॉर्मल बनाया। अब यहाँ से क्या हुआ कि जब विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से क्या हट जाता है, दूर हट जाता है, तो दूर हट गया। अब क्या हुआ, इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई कहते हैं, यहाँ पर हम लोग आर कहते हैं, यानी अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपतन कोण लिखा हुआ है, आपतन कोण आई जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे। देखिए जरा कि अगर हम इसको ऐसे नीचे ले जाएं, इसको ऊपर ले जाएं, तो ई ऐसा वक्त आएगा कि यहाँ पर सट जाएगा, और ये ऐसा वक्त आएगा कि इधर हो जाएगा। बताओ ऐसे डंडा लगा हुआ है, अगर इसको नीचे इसे दाबे तो वही वाला उठ जाएगा, उठकर यहाँ पर जब सेट होगा तो ये कहीं यहाँ पर हो जाएगा। तो बताइए आपतन कोण बढ़ गया कि नहीं। अब बढ़कर कितना हुआ ये नहीं पता, लेकिन इसका नमूना बदल दिया गया आपतन कोण का, इसी का नाम किया गया क्रांतिक कोण। इसको तब छोड़ेंगे जब ये कै डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी अपवर्तन कोण जब 90 अंश हो जाए तो आपतन कोण का मान सी कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। कह सकते हैं सघन माध्यम में बना वह कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश का हो। लिखो लिखो जल्दी, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। देखिए क्रांतिक कोण को हम लोग सी से व्यक्त करते हैं। क्रांतिक कोण को किससे व्यक्त करते हैं, सी से व्यक्त करते हैं। तो अपवर्तनांक हो जाता है, क्रांतिक कोण का अपवर्तनांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/sin सी। याद रखना 1/sin सी। इसी पर देखिए, इसी रिफ्लेक्शन पर, ये तो एक क्वेश्चन हो गया, हम अलग से एक क्वेश्चन करवाते हैं स्नेल के नियम का प्रयोग। स्नेल का नियम पूछता है, तो देखिए जो स्नेल का नियम होता है वो sin i/sin r, sin i/sin r बराबर कांस्टेंट होता है, नियतांक। याद रखना इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। जब भी पूछे एक नंबर में स्नेल का नियम बताइए तो बताना sin i/sin r। अब देखिए इसका साइन का ज्या और साइन का ना, ज्या का आई और ज्या का आर का अनुपात ही स्नेल का नियम कहलाता है। चलिए आप इसको भी समझ लिए। इसके अलावा पूछता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चलिए इसकी भी बात हम कर लेते हैं, इसको हटा दें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, परावर्तन की घटना। देखिए इसमें क्या होता है कि इस माध्यम से ये इधर गया, इसके लिए ऊपर सघन होना चाहिए, नीचे विरल। याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए ऊपर सघन, जहां से रिफ्लेक्टिव रेज आ रही उस सघन होना चाहिए, और नीचे विरल होना चाहिए, उल्टा नहीं करना है।
तो क्या होगा, इसमें प्रवेश किया और जैसे जैसे इसका मान हम बढ़ाते गए वैसे वैसे ही 90 डिग्री पार हो गया। और जैसे क्रांतिक कोण का मान और थोड़ा सा बढ़ा दिए, अपवर्तन कोण का मान जैसे ही थोड़ा सा और ऊपर गया वो तुरंत अपने सघन माध्यम में वापस चला गया। इस घटना को हम लोग पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी क्रांतिक कोण का वह अधिकतम मान जिसके लिए वह रेज या वह किरण पुनः उसी सघन माध्यम में वापस चली जाती है, उसे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। ये कहाँ कहाँ हम लोगों को देखने के, इसका उदाहरण क्या है, जैसे मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना, जैसे हीरे का चमकना, ये तमाम जो चीजें हैं ये पूर्ण ऑप्टिकल फाइबर भी होता है जो चमकता है, या कांच कोई हो गया, जैसे ग्लास है, अगर क्रैक हो गया तो क्रैक वाली जो दीवार होगी उसमें देखने पर भी जो चमक आएगी वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। देखिए मृग मरीचिका क्या होता है, एक अभी धूप जब अत्यधिक धूप पड़ती है तो देखिएगा कि सड़कों पर ऐसा लगता है कि सामने पानी है, लेकिन आगे जाने पर वो पानी नहीं रहता, वो छाया रहती है, फिर धीरे से वो आगे बढ़ जाती, फिर हम आगे जाते, फिर हमें लगता है कि वो पानी है, वही मृग मरीचिका कहलाता है। देखिए ये प्रश्न जितने भी हैं आपको हम करवाए हैं उसमें विस्तृत उत्तरी प्रश्न में, अगर आप वही कर लेंगे तो आपको लघु उत्तरी करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी सब वही है, किरण आरेख खींचना, किरण आरेख खींचना, किरण आरेख खींचना है। देखिए जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसकी चाल, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होती है। ये हमने बता चुका है, अपवर्तनांक अगर कम होगा, कम है तो चाल, तो प्रकाश की चाल अधिक होगी। याद रखना इस बात को। ये प्रश्न पूछा है 2020 में, इस पर पूछा है 2020 में। कैसे पूछा है उसको देख लीजिए। कह रहा है 3 अलग अलग पदार्थ हैं जिनका अपवर्तनांक 1.47, 1.33 ऐसे दिया हुआ है। कह रहा है किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी और किसमें कम होगी। तो बताइए किसमें अधिक होगी, तो जिसमें कम होगा अपवर्तनांक उसमें अधिक होगी, तो सबसे अधिक किसमें होगी 1.33 में, फिर उसके बाद नंबर इसका, फिर लास्ट में इसका, यानी इसमें ही सबसे कम होगी। ये भी आसानी से समझ में आया इस प्रश्न का। आगे पूछा हुआ है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है सन 2013 और 19 में। चलिए देखते। कह रहा है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ये होता है, जैसे हम यहाँ पर बनाते थे जब, तो आप देखे रहे होंगे कि यहाँ पर फोकस दूरी होती है, त्रिज्या पूरी है, फोकस दूरी उसकी आधी पर बैठी हुई है, तो F बराबर हम कर देते हैं R/2, यानी त्रिज्या की आधी होती है। यही संबंध होता है उनमें और उनमें। फिर लेंस की आवर्धन क्षमता पूछता है क्या होता है। अगला पूछा हुआ है लेंस की आवर्धन क्षमता बताइए, उसका सूत्र भी बताना है। आवर्धन क्षमता पहले किसे कहते हैं उसे समझ लीजिए। आवर्धन क्षमता, देखिए आवर्धन क्षमता का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु अनुपातिक रूप से कितनी बड़ी और कितनी कम है, कितनी बड़ी कितनी छोटी है, किसकी तुलना में। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर वस्तु रख दें तो हम जो प्रतिबिंब इसका बनेगा उसकी तुलना में, यानी वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात
अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाती है। आवर्धन क्षमता कहलाती है। अब जरा बताना कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आई मानते हैं और इसकी ओ, तो m बराबर हो जाएगा I बटे ओ। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर लेंस की पूछा हुआ है, तो लेंस का अगर ये तो दर्पण का हुआ ना, दर्पण का, लेंस का भी वही होता है। लेंस का भी हम I बटे ओ ही रखते हैं और इसका हो जाता है V बाई U। पॉजिटिव होता है, यही दर्पण अगर है, यही दर्पण के लिए अगर हम यम बनाते तो माइनस V बाई U करते। तो ये चीजें समझ में आई कि किसके अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। फिर कह रहा है लेंस की पावर बताइए क्या है। चलिए लेंस की पावर बता देते हैं क्या है। तैयारी देखिए, फिजिक्स की बहुत कम ही वीडियो आप देखेंगे हमारा और एकदम तैयार हो जाएगा आपको समय से पहले। मात्र 10 दिन की तैयारी है, याद रखना। कह रहा था कि लेंस की क्षमता बताइए। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/F, लेकिन इसको सेंटीमीटर में, मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में करके सवाल लगाते हैं, 100/F होता है। अब 100/F हुआ तो P का मात्रक होगा डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। यानी लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर से मापते हैं, उसे D से प्रदर्शित करते हैं। अगले वीडियो में देखिए वाहन लगा हुआ है इसमें कि वाहन के पीछे, अच्छा लेंस का उदाहरण आप समझ, दर्पण का उदाहरण समझिए। कह रहा है कि उत्तल अवतल दर्पण कहाँ होगा? अवतल और उत्तल दर्पण, दर्पण ये समझ लीजिए कहाँ कहाँ। जैसे नाई की दुकान में जो दर्पण होता है, दुकान में जो दर्पण होता है वो भी अवतल होता है। डॉक्टर के पास जो लाइट होती है, डॉक्टर टॉर्च जो होता है, जो आंख कान नाक चेक करने वाला होता है, उसमें भी लगा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपका जो जिम होता है या जिम जो होता है वहां पर मिलता है, ये जो लगा हुआ दर्पण। इसका काम है वस्तु को आवर्धित करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना। यहाँ पर अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कहाँ देखने को मिलता है? जो कार होती है या वाहन जो भी होते हैं, कार वाहन, उनके पीछे जो साइड मिरर जो साइड मिरर होता है देखने के लिए, यानी साइड मिरर में